अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी जा रही है। मेरी सुबह एक्चुअली शॉकिंगली काफ़ी अच्छी गई एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज हम लोग करीब आ चुके हैं। आप मेरे पीछे झिलमिल झिलमिल लाइट्स भी देख रहे होंगे। यस, कल इंडिपेंडेंस डे है। हम लोग अपने मुल्क का, अपने इस प्यारे मुल्क का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ये 74th इंडिपेंडेंस होगा। मैंने अभी 5 सेकंड पहले उर्दू का 74 का लफ्ज़ सीख कर भूल चुकी हूँ। 74 आई बिलीव इज़ द वर्ड। 74वां इंडिपेंडेंस डे है। मुझे काफ़ी ऐसे शौक लगता है क्योंकि शायद मैं भी बड़ी हो रही हूँ, मेरे साथ मुल्क भी बड़ा हो रहा है। बट आई रिमेंबर जो हम लोगों ने बनाया था अगले साल जस्ट द नेक्स्ट ईयर हम लोगों के मुल्क की गोल्डन जुबली होगी। सो इट विल बी लाइक एब्सोल्युटली इंसेन। हम लोगों का मुझे 55th इंडिपेंडेंस डे याद है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्कूल में मनाया था। आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। बट वेरी हैप्पी टू बी हेयर। आई होप कि आप लोगों का भी अच्छा दिन गुजरे। आप लोग भी इस इंडिपेंडेंस डे को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। मगर आई थिंक कि अब क्योंकि हम हेडिंग इनटू अ ब्रेव न्यू फ्यूचर, तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों को भी कुछ थोड़ी सी चीज़ें बदलनी चाहिए। वो ये कि पहले हम लोग अपने बचपन में, मुझे याद है, झंडियाँ लगाते थे। जिस तरह की आज मेरे सेट पे भी लगी हुई हैं झंडियाँ। ये झंडियाँ लगाते थे। आई थिंक कि इस साल झंडियाँ घरों पे लगाने के बजाय हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जाके दरख्त लगा लें। या आई थिंक कि इस इंडिपेंडेंस डे अगर आपको बहुत अपने मुल्क से प्यार है तो किसी बच्चे की एजुकेशन का, उसकी तालीम का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि मैं इस बच्चे को पढ़ाना लिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस डे टू आवर किड्स। मैं अपने बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर ये जज्बा डालना चाहते हैं एंड आई थिंक कि बच्चों को रिफ़्लेक्ट करवाना सिखाएं। मुझे ये याद है कि हम लोग जब बचपन में इंडिपेंडेंस डे मनाते थे अपने स्कूल वगैरह के अंदर, तो हम लोग इतना रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। हम लोगों को बस खुशी होती थी, ओह हमारा मुल्क अमेजिंग है। मगर हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों से पूछें कि ये साल पाकिस्तान ने क्या अचीवमेंट्स करी थी, पिछले उससे साल क्या ज़्यादा थी, कम थी, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें जो हैं मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और अपने बच्चों को ये बातें सिखानी चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने। सफाई करनी चाहिए, उनको सफाई करवाएं, रोड की सफाई करें। अपने मुल्क से प्यार करते हो तो चलो इस साल इंडिपेंडेंस डे पे हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग ट्रैश उठाते हैं अपने नेबरहुड से। हम लोग कचरा साइड पे समेटते हैं, उसको रिसाइकलिंग के अंदर सॉर्ट करते हैं। समथिंग, एनीथिंग, जो भी आप सोच सकते हैं। आई थिंक दोज आर बेटर थिंग्स टू बेसिकली एम टूवर्ड्स। खैर, इसके बारे में भी हम ड्यूरिंग द शो बात करते रहेंगे। मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर करना चाहती हूँ कि कल एक शाम को एक ख़तरनाक ख़बर आई जिससे मुझे भी बहुत दुख पहुँचा। आई एम श्योर बहुत सारों को पहुँचा होगा। फेमस एक्ट्रेस, अगर आप याद करें, दुर्दाना भट्ट, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के रोल, तारीखी रोल किए हैं कई सीरियल्स के अंदर, उनका कल इंतकाल हो गया। ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने रोल किए एंड शी विल श्योरली बी मिस्ड बाय एवरीवन इन द इंडस्ट्री एंड आउट ऑफ इट ऑल्सो। उनके बहुत सारे फैंस, बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरी तरह के हैं जिन्होंने इनके ड्रामे देखे। मैंने एक्चुअली नई जनरेशन के ड्रामे ही नहीं देखे, मैंने ये वाले ड्रामे देखे हैं जिसके अंदर ये दुर्दाना भट्ट थी, बुशरा अंसारी थी, बहुत सारे अमेजिंग किस्म के एक्टर्स थे एंड आई फाउंड देम टू बी मोर इंटरेस्टिंग, मोर रिलेटेबल एंड फनियर। खैर, एनीवेज, इसी के साथ मैं आप लोगों से क्योंकि हम बात करें इंडिपेंडेंस डे की, आप प्लीज़ आज के दिन ज़रूर दुर्दाना के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पास आज पूरे शो के अंदर बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बहुत सारे, और मैं वो दूंगी अपने कॉलर्स को। मेरे पास कुछ सवालात हैं हमारे प्यारे मुल्क के बारे में, मगर वो मैं जल्दी सवाल पूछूंगी। आप लोगों ने बस जल्दी से फ़ौरन दस्ती कॉल करनी है ताकि मैं एक एक करके ड्यूरिंग द शो
हैम्पर देती जाऊँ। तो हम लोग वेट नहीं करेंगे वो शो के लिए, मतलब 1 2 3 4 5 करके हम लोग हैम्पर्स जो हैं वो टाइम के साथ रखेंगे। तो टाइम के दरमियान में कॉल करना है और आपको हैम्पर मिलता जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और मेरे पास पैकेज है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग गए बाहर लोगों से मिलने और हमने उनसे बात करी पाकिस्तान के बारे में। तो देखते हैं कि किन किन से क्या क्या बात। Probably go up north and blast Nazia Hassan. Vote 2018. Voting in that process. I got married. मैंने अपने मुल्क में कभी कचरा नहीं फैलाया। ईद वाले दिन जब आप बाहर निकलते हो तो अपार्ट फ्रॉम योर रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के अलावा बस सबको ईद बोलना, गले मिलना बिफोर कोरोना, तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो पहले एक रूटीन था। हॉक्स भी गए और फिर पराठे कीमे खाए वहाँ पे फैमिली के साथ। Cricket, big weddings, and chai. Sports, cricket, beating India in anything. Food and food. पाकिस्तान जब मैच जीतता है स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, दूसरा गुड वेदर, अच्छा वेदर अगर ओवरऑल हो, और तीसरा एक अच्छी गवर्नमेंट। क्रिकेट जीतना, बहुत सारा खाना और अच्छे गाने। Their sense of helping people when they see somebody in distress. जज्बात, we are a very emotional nation. दयानतदारी और ईमानदारी से और सच्चाई से और एक दूसरे के साथ मिल भाईचारे से रहना। They are very helpful. कि हम लोग अपनी कंट्री में, अपनी सोसाइटी में, अपनी सिटी में जब अच्छाई दिखाते हैं लोगों के साथ, एक मिल के चलते हैं, दैट्स पाकिस्तानियत फॉर मी। रूल्स नहीं फॉलो करते। Currently politics and cricket. They are obsessed with Gora Rang. यहाँ के खाने हैं जो बहुत लजीज हैं, जो पूरी दुनिया में इस जैसे खाने कहीं नहीं मिलते हमें। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर चाय की कोशिश करते हैं कि चाय हम पिए। मैं मुल्क से निकाल दी जाऊंगी अगर मैं इसका जवाब दूंगी। Pan, biryani, the beautiful mountains up north. I think Nara takes the cake for that. ईमान। I think the decorated mini buses that we have. जो हमारा ट्रक आर्ट है पाकिस्तान में वो खास तौर पे बहुत फेमस है। चॉकलेट के डब्बों में सुई धागा। दोपहर के 2 बजे दिन स्टार्ट होना। Independence, to me, I think it means being able to work hard and actually being recognized for that hard work. Doing whatever I want without fear about being oppressed to something. Empowerment. इंडिपेंडेंस मेरे लिए होगा फ्रीडम, सिर्फ मेरे लिए पर्सनली नहीं, यहाँ जितने भी सिटीजन्स, जितने भी जेंडर जो इस कंट्री में रहते हैं, जब वो फ्री फील करेंगे, आई थिंक दैट शुड बी इंडिपेंडेंस। गली के कोने तक आराम से जाना जो कि नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी बातें कहना जो कि अगला बंदा बर्दाश्त कर सकता है। Wow, I think that was one of the most honest little thing. मैंने भी नहीं ये देखा था, आप लोगों के साथ मैंने देखा है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। वाकई में इस इंडिपेंडेंस डे हम इकट्ठे बहुत सारी हमारे अंदर बहुत अच्छी खूबियाँ हैं, उनको आई थिंक शाइन कराना चाहिए, और सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए नहीं, पूरे साल के लिए। तो लेट्स होप कि हम इस इंडिपेंडेंस डे अपने आप से अहद कर सकते हैं कि हम लोग एक अच्छे पाकिस्तानी बने। इसी के साथ मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, मगर मैं आपको जाने से पहले ये बता रही हूँ कि मेरा आज का सवाल मेरे पहले हैम्पर के लिए है कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम किसने लिखा, हमारा कौमी तराना किसने लिखा। अगर आप मुझे इसका सवाल का जवाब कॉल करके बताएंगे तो दोस्त हैम्पर आपका हुआ। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मेरा आज का सवाल ये है कि हमारा जो कौमी तराना है उसको किसने लिखा। अगर आप मुझे सही इसका जवाब देंगे तो मेरे पास फैबुलस किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। पहला जो भी कॉलर होगा उसको मैं ये गिफ्ट हैम्पर्स दूंगी। इसी के साथ मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि कोविड के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ये एक ऐसा सेट ऑफ सोसाइटी है, ये एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी बहुत मदद करी। ये हैं जी फ्रंट लाइन वर्कर्स, और उसके अंदर स्पेसिफिकली नर्सेज, जो कि आई थिंक उनका एक ऐसी जॉब है जो कि वी डोंट थैंक देम इनफ। तो इसी के साथ मैं आपको नर्सेज से मिलवाना चाहती हूँ। ये पैकेज देखिए मेरे साथ। जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए लाइफ बहुत टफ थी, हमारा रूटीन बहुत टफ था, हम बहुत घबराए हुए थे। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमारे जो कोविड के पेशेंट्स इधर जो हमारे पे फॉल करते थे इमरजेंसी में, ना तो उसको कोई मेडिकल का स्टाफ हाथ लगाने को तैयार होता था, ना कोई डॉक्टर्स।
अब उसमें फोबिया ये था, एक डॉक्टर के लिए एक डिलेमा ये था कि उसको घर जाके डर लगता था कि कहीं मैं अपने पेरेंट्स को, एजिड पेरेंट्स को या अपने छोटे बच्चों को नहीं ट्रांसफॉर्म कर दूँ। बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर बहुत मुश्किल था। यहाँ से जाने के बाद फैमिली देखना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल था। बेहतर ही सिर्फ इस चीज़ में मैं कह सकती हूँ ये कि हम आपस में अब इतना ज़्यादा एहतियात करने लगे हैं आपस में, लोगों से जैसे बैठे हैं, गैदरिंग्स हैं वो कम हो गई, और एक दूसरे से कांटेक्ट सिर्फ कोविड नहीं और भी बहुत सारी बीमारियां जो कि आपस में बैठने से, मिलजुलने से हो जाती हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा सा गैप आया। पहले से बेहतर ये हुआ है कि अब हमें वैक्सीन मिल गई है तो उससे हम सेफ हो रहे हैं कुछ, लेकिन इस दफ़ा ये है कि लोग थोड़ा एहतियात नहीं कर रहे। अब वाला कोविड पहले वाले कोविड से ज़्यादा डेंजरस है, ये बात लोगों को समझनी चाहिए और मास्क लगाना चाहिए और केयर करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये पेंडेमिक ने हमको एक चीज़ सिखाई कि हमको अकेले नहीं जीना, लोगों को लेके जीना है, लोगों की हेल्प करनी है, सिर्फ अपना नहीं सोचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल कोविड के बाद, कोविड के डेज के बाद हमारे जितने वेलफेयर का जज्बा बढ़ा है हमारी आवाम में, वो शायद पहले नहीं था इतना। हम अपने आप को फिर भी सेव करके बचा रहे थे, लोगों को भी गाइडेंस दे रहे थे कि आप एहतियात करें, मास्क लगा के रखें, पेशेंट के साथ आते हैं इतने फासला रखें, इस तरह से बात करें, इतना ज़्यादा आप नहीं करीब होकर बात करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें उनकी भी टेक केयर करनी है और अपनी भी टेक केयर से ज़्यादा करनी है। ऑब्वियसली हम हेल्थ केयर वर्कर हैं तो सारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम हेल्प करेंगे, मगर उस वक्त ये होता था कि हम लोग भी हेल्पलेस थे। मतलब हम लोगों को खुद सिलेंडर्स नहीं मिलते थे ऑक्सीजन के, पल्स ऑक्सीमीटर हमको भी 8,000 का मिलता था। अच्छा, हम लोग इतने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके भी हमको भी हॉस्पिटल बेड नहीं मिलता था, मतलब आइसोलेशन सेटअप्स वर टोटली फुल। सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम जो कोविड में हमने फेस किया वो पेशेंट को आईसीयू में देखना और उनकी फैमिलीज़ को बाहर, क्योंकि वो फैमिलीज मिल नहीं सकती पेशेंट से डायरेक्ट। इस दफ़ा जो आया है बहुत बुरा आया था, लोगों ने बिल्कुल तैयार नहीं किया था, तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े थे, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद बने थे लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। हम लोग सब बहुत थक गए थे, हमारे स्टाफ बहुत, हमारा स्टाफ क्या, हर कोई हेल्थ वर्कर जो भी है वो बहुत थक चुके थे इन चीज़ों से कि किस तरह ये जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो और हम अपनी रूटीन की ज़िंदगी में आए। जो गायनी के पेशेंट्स थे उनकी सर्जरी डिले हो रही थी, अब गायनी के पेशेंट की सर्जरी डिले कर नहीं सकते थे, उसमें मसला होता था। अब कोविड जब उनका टेस्ट करवाते तो कोविड पॉजिटिव होता था, कोविड पेशेंट की डिलीवरी हो नहीं सकती थी यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए डिलेमा था उन दिनों में। गुड एक्सपीरियंस हमारा ये कि हमारे पास एक ओल्ड पेशेंट आए थे, 86 ईयर ओल्ड बाबा जी, उनको कोविड पॉजिटिव था, उन पे हमने बहुत अच्छी मेहनत की, सैचुरेशन मेंटेन बिल्कुल नहीं कर रहे थे, कंडीशन नहीं थी कि वो हम उनको सेव कर पाते, लेकिन वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो यहाँ से अच्छे होकर गए थे। उन दिनों में सबसे ज़्यादा हैप्पीस्ट मोमेंट ये होता था कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स फुली ऑक्यूपाइड थे। अब एक कोविड पेशेंट है, मेरे रिलेटिव, उन्होंने मुझे कॉल की, यूसुफ मेरे को कोविड हुआ हुआ है और सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने उन पेशेंट्स को अपनी निगरानी में, कंसल्टेंट की निगरानी में अपने स्टाफ को डिप्यूट करके घर पर ही ट्रीट किया था। और खुशी इस बात की होती थी कि घर पर हमने अपनी मॉनिटरिंग के थ्रू उसके कम बजट में, मतलब जब घर पे एक पेशेंट ट्रीट हो रहा था उसका पर डे एक्सपेंस 10,000 से ज़्यादा नहीं होता था, और अगर वही कोविड पेशेंट कोविड सेटअप में आता था मोर देन 1 लाख खर्चा हो रहा था उसका एक दिन का। तो जब वो घर पे पेशेंट का इलाज करवा के उसको नेगेटिव करवा देते तो दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी। पॉजिटिव इस तरह से रखा कि हमने बहुत मसम परेशानी तो रहती थी, हमें लिए ये वो सारा कुछ है कि ज़ाहिर एक ऐसी बीमारी थी जो हमें भी लग सकती थी, सब कुछ था, हम अपने आप को सेव करके, लेकिन हमारी फील्ड ऐसी थी कि हम ही थे जो फ्रंट लाइन पे लोगों के लिए आगे बढ़कर ये काम कर रहे थे। तो हमने बहुत कोशिश की लोगों के लिए आगे बढ़कर अपने आप को भी सेफ रखें और उनको भी रखें और उनको हैप्पी रखें, अपने आप को भी हैप्पी रखें, ये सब कर रहे हैं। बस करना है, ये थोड़ा बस कुछ दिन की बात है, हो जाएगा, ये भी चला जाएगा। बस उसको यही पॉजिटिव रखते हैं कि दूसरों को जीना है और उसी वजह से अल्लाह ने हमको भी सेफ रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक दफ़ा भी कोविड नहीं हुआ और मैक्सिमम टीम मेंबर्स को नहीं हुआ जो कोविड पेशेंट्स के साथ बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट था, नहीं हुआ उनको कोविड अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल हम इंडिपेंडेंस डे पेशेंट के साथ सेलिब्रेट करेंगे वार्ड्स में। अच्छा, हम लोगों ने 14 अगस्त पे ये प्लान किया है कि हम अलॉन्ग विद द स्टाफ ऑफ टाइम मेडिकल सेंटर हम लोग प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेंगे। प्लांटेशन ड्राइव से हमारा इकोसिस्टम जो है वो और फ्रेंडली हो सकेगा, इससे हमको भी फ़ायदा है और एक CSR एक्टिविटी भी है। हम लोग यही अपने स्टाफ के साथ, पेशेंट्स के साथ, इन सब के साथ ही अपनी इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अपने स्टाफ को ट्रिब्यूट देंगे सबसे पहले तो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स की। हमारे जो फौजी होते हैं वो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, मगर हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर था वो भी एक बॉर्डर से कम नहीं था, वो भी बॉर्डर पे खड़ा हुआ था। कोविड पेशेंट्स को सामने ट्रीट करना, उनको इंजेक्शन लगाना हर कोई नहीं कर सकता, सगा भाई भी नहीं कर सकता।
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं आज यौम आज़ादी हम लोग मना रहे हैं एक दिन पहले, क्योंकि आज हमारा आखिरी शो है वीक का। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर बहुत अमेजिंग किस्म के मेहमान हैं। मैं बात करना चाहती हूँ उनसे और आपको भी उनसे मिलवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। तो हम लोगों के पास मैं आपको अपने मेहमानों से मिलाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आज का सवाल पूछ लिया है। वो ये है कि हमारा कौमी तराना जो कि हम सब लोग जानते हैं, मेरे ख्याल में ये सवाल छठी का बच्चा भी दे सकता है, किसने लिखा? अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे तो आपको मैं उसी वक्त ये गिफ्ट हैम्पर दे दूँगी। मेरे पास अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि मैं देना चाहती हूँ, मगर ये तो हम चलता रहेगा पूरा का पूरा शो के अंदर। अभी फ़िलहाल मैं बात करना चाहती हूँ अपने मेहमानों से, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। ये हैं साद रियाज कागदी जो कि हेड हैं हेल्पिंग हैंड्स के, और हमारे साथ मौजूद हैं परवीन सईद जो कि फाउंडर हैं खाना घर की। ये हीरोज़ हैं बिकॉज दे आर गिविंग बैक टू सोसाइटी। हम लोग अभी पहले भी बात कर रहे थे कि कौन लोग आपके दिमाग में हीरो कौन होता है। हीरो वो इंसान होता है जो कि किसी और की मदद करे। मेरे ख्याल में ये दोनों लोग हीरोज़ हैं। आई एम श्योर आप लोगों को भी लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वेलकम टू द शो। मुझे साथ आप बताएं कि आपके अंदर ये जज्बा और लोगों की मदद करना और फिर उसको एक प्रोजेक्ट के अंदर डिवाइस करना, ये कब स्टार्ट हुआ? ये 2014 में मैंने हीट स्ट्रोक पे स्टार्ट किया। हीट स्ट्रोक पे हम लोग जिना हॉस्पिटल में हम लोगों की हेल्प आउट कर रहे थे। इस तरह वो एक स्टार्ट था बेसिकली, क्योंकि हम नए नए आए थे इस चीज़ में और एक शौक़ भी था, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी ग्रैंड मदर जो मेरी नानी और ये सब इन चीज़ों में ऑलरेडी हैं अराउंड 50 ईयर्स से, तो उनको देखते देखते एक शौक़ था, तो हमने स्टार्ट किया। उसके बाद जिना में हम हीट स्ट्रोक के अंदर लोगों की हेल्प आउट करते करते हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो हम लोग ने अराउंड वहाँ पे लोग हमसे कोऑर्डिनेट करते थे, आते थे, मिलते थे। इस तरह हमारा स्टार्ट हुआ। फिर स्टार्ट होने के बाद हमें ऐसे लोग भी मिले जो आके हमें कह रहे थे कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हम इनको सपोर्ट करते हैं। इस तरह इतना ग्रो कर गया कि अराउंड हम लोग ने 5000 फैमिलीज़ को फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जिना हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। बेसिकली आपको पता है कि एकदम फ्लो और हीट स्ट्रोक के टाइम पे आप संभाल नहीं सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने 10,000 फैमिलीज़ को हर चीज़ प्रोवाइड की। फूड हो गया, मेडिसिन हो गए। इस तरह हमारा स्टार्ट हुआ। फिर हमने एक एम लिया कि अब हम इतने टाइम से कर रहे हैं तो हम कुछ दूसरी चीज़ों पर भी हम कोशिश करें कि करें। तो हमने रोज़गार पे स्टार्ट किया। फिर हमने मस्जिद हो गई, बेसिकली जो मेन बेसिक नीड्स हैं, जैसे कोविड था, कोविड के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूशंस थी, राशन हर लोगों के घर घर जाके पहुंचाना करना, तो ये चीज़ें चलती रही। तो हम जो ज़रूरत बेसिक जो लोगों की नीड्स है वो हमने लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ में कॉलर, हमारे पास एक कॉलर हैं इफ़त रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम इफ़त, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ादी मुबारक आपको। जी खैर मुबारक आपको भी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा क़यामत तक सलामत रखे, आमीन आमीन। और मैंने आंसर देना था कि हमारा कौमी तराना जो हफीज़ जालंधरी साहब ने लिखा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इफ़त। आपका सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप मुझे और हम आपको गिफ्ट हैम्पर भेज रहे हैं। आज हम इस तरह करेंगे, हम कोई कुरानदाजी नहीं करेंगे, हम साथ मेरे बेटे का नाम मोहम्मद साद है, ये मैं उसके लिए लेना चाहती हूँ। ओके ग्रेट। आई होप कि मोहम्मद साद रियली एंजॉयज इट एंड हम लोगों की तरफ से आपको भी आज़ादी मुबारक और आपकी पूरी फैमिली को भी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं बात करना चाहती हूँ अब परवीन से। परवीन, खाना घर का कॉन्सेप्ट जो था ये कैसे और शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? ये 20 साल पहले ये काम शुरू किया था मैंने। अच्छा, 20 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत महसूस हुई मुझे वो भूख थी, कि भूख को मिटाना बहुत ज़रूरी है। एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था, महज वो 2 दिन से भूखे थे। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा कि भाई आपने क्यों मार दिया? तो उसने कहा तुम्हारे बच्चे जब भूखे होंगे तो तुम भी यही अमल करोगे। मैं हैरान कि एक माँ होकर कैसे हो सकता है। फिर वहीं से मेरी लाइफ तब्दील हुई कि जब माँ इस तरह कर सकती है तो फिर और लोगों की तो बात बहुत हुआ है। तो फिर वहीं से मैंने कहा कि नहीं, इस भूख का ख़ात्मा होना चाहिए और आगाज़ किया, खाना घर की बुनियाद रखी।
और वहाँ हमने खाना देना शुरू किया। कौन से इलाकों में पहले आप देते? हम पहले सरजानी में थे, अब खुदा की बस्ती में है, और इसके अतराफ़ में कच्ची आबादियाँ और लिहारी रीसेटलमेंट का इलाके आते हैं सारे। तो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत सारे गोट, बहुत सारी कच्ची आबादियाँ इसमें शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। आप दोनों बहुत अमेजिंग चीज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे जो कि अभी हमारे सेट के ऊपर अभी दाखिल हुए हैं। वो भी सोसाइटी के लिए, जनरली पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम करते हैं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं साद कागदी और हमारे साथ हैं परवीन सईद, हेल्पिंग हैंड्स एंड खाना घर से रिस्पेक्टिवली। साद, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हेल्पिंग हैंड्स जो है लोगों को रोज़गार फराहम करने के तरीके देता है, किस तरीके से? लोगों को बेसिकली हम हर बंदा जैसे जो कोई भी रोज़गार बोलता है कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है या हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम कोई काम कर सकें, तो हम उनसे सबसे पहले पूछते हैं कि आपको क्या शौक़ है, क्या आप काम कर सकते हैं। और हमने एक टारगेट ये सोचा है कि हम अराउंड 30 से 35,000 के अंदर हम जितने भी लोगों को हम रोज़गार प्रोवाइड कर सकें। एग्जाम्पल कि हम किसी को शौक़ है कि हम फ्राइज़ बेच सकते हैं तो उससे लोग अर्निंग कर सकें। एग्जाम्पल है कि किसी को बाइक में बाइक चलानी है, वो कर चुका हो लेकिन उसके बाद बाइक ना हो तो हम उसको बाइक लेके दे दें ताकि वो रोज़गार कर सके। किसी को जैसे रिक्शा चलाना आता है लेकिन उसके पास रिक्शा नहीं है तो हम उसको रिक्शा प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा भी होता है कि किसी के पास रिक्शा है लेकिन वो सही तो हम उसको उसका रिक्शा बना के दे देते हैं ताकि वो अर्निंग कर सके। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो बेरोज़गार हैं लोग, उनके लिए कुछ ऐसा रास्ता बन जाए कि उनकी मंथली जो अर्निंग है ताकि वो लोगों के लिए के सामने हाथ ना फैला सके। अब ये है कि अवेयरनेस जितनी होती है लोगों को, अब ज़्यादातर लोग इसमें हिस्सा भी लेते हैं, अच्छा भी लगता है कि एक को देख के दूसरा करता है, क्योंकि हमारी एज को देख के हर नया बंदा बोलता है कि हम अब पैसे नहीं देते हैं, हम किसी को रोज़गार प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक अच्छा लगता है कि एक को देख के दूसरा ये चीज़ कर रहा होता है और इस तरह चीज़ें बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। परवीन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि खाना घर हर रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाता है? तकरीबन 6,000 अफराद को रोज़ाना हम लोग खाना खिला रहे हैं। और मुझे ये बताएंगी कि एक खाने की आप कॉस्ट क्या उनसे? 3 रुपये लेते हैं, लेकिन अभी जब कोविड का दौर आया तो उसमें वो 3 रुपये भी बंद करने पड़े, लेकिन मजदूर तबका तो वो भी नहीं दे सकता था। तो उन्होंने, जब मैंने कहा भूखा ना रहें और कोशिश करें कि आप आइए यहाँ से खाना लेके जाइए, पैसे हैं या नहीं है, दोनों सूरतों में जो है ना आप खाना लेके जाएं, लेकिन अपने आप को और अपने बच्चों को बिल्कुल भूखा नहीं खिलाएंगे। बस मुझे ये बताएं परवीन कि खाना कौन पकाता है? खाना तो दायरे पहले तो बहुत बड़ी तादाद हो गई है तो हमने रखे हुए कुक रखा हुआ है, वो पकाता है। और तीनों टाइम का खाना मिलता है क्या? नहीं, दोपहर का और रात का। दोपहर का और रात का खाना होता है। और हर दोनों टाइम पे 6-6 हज़ार लोग आते हैं? नहीं, टोटल हमारे पिकअप पॉइंट दिन में 6 हज़ार लोग होते हैं। बहुत अच्छी बात है। आई एम सो ग्रेटफुल आप दोनों को। आई एम श्योर कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। जाने से पहले अगर आप लोग कोई मैसेज देना चाहें नाज़रीन को। बस मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी देखते हैं कि कोई किसी की मदद कर रहा है और वो कहीं फेसबुक पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो उसको नेगेटिव लेने के बजाय हम पॉजिटिव लेके हम लोगों को ये बोलें कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं और ख़ुद ये चीज़ भी करके खुद किसी की हेल्प करें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे लोग बस जज करते हैं, क्योंकि एक सोशल मीडिया है कि हर बंदा, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है वहाँ पे। तो बेटर ये है कि आप टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी की हेल्प आउट कर दो, भले आपके पास कम पैसे हों तो भी आप। परवीन, आप? मैं तो यही कोशिश करती हूँ और लोगों को कहती हूँ कि आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं और जिस कैपेसिटी में हैं, वहाँ सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। कोई भी अच्छा काम, कोई भी अच्छा अमल हर शख्स कर सकता है। बहुत हाई लेवल पे नहीं जाए, बहुत ऊंचाई पे नहीं जाए, जो कर सकता है वो अपने लिए करे, फिर अपने बहन भाइयों के लिए करे और इस मुल्क के लिए करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आप अगले मेहमानों से मिलाऊंगी। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। मैं दोबारा से अपनी टीम की जानिब से, डॉन न्यूज़ की जानिब से आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहती हूँ। आई होप कि आप लोग आज के दिन, कल के दिन उसी जज्बे के साथ इस आज़ादी के दिन को मनाएं जिस जज्बे से इस मुल्क को कायम किया गया था। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक छोटा सा, मैं जल्दी से आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब भी ओलंपिक्स होते हैं तो आई नो कि हम लोग उसको अगर पूरे ओलंपिक्स को वॉच करें ना करें, मगर हम लोग ज़रूर ओपनिंग सेरेमनी के अंदर ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे मुल्क का झंडा कब आएगा, हमारे मुल्क के एथलीट्स कब आएंगे। मैं भी और हमें पता भी नहीं होता, अक्सर मैं अपने बारे में बात करती हूँ कि अक्सर हमें पता नहीं होता कि एथलीट्स कौन कौन से, हम उनको शक्लों से शायद नहीं पहचानते, हमें ये नहीं पता होता कि वो कौन कौन सी गेम्स में compete कर रहे हैं, कौन से स्पोर्ट्स के अंदर compete कर रहे हैं। तो मगर जब वो जीतते हैं और जब वो स्टेडियम के अंदर दाखिल होते हैं तो वी ऑल फील वेरी प्राउड। और जब वो कुछ जीत कर आते हैं तो हम कहते हैं ये देखा, ये फलाने वाला हमारे मुल्क का एथलीट था, ये वाला इसने ये किया। इसी तरह हमारे जो अगले मेहमान हैं वो भी, उन्होंने भी हमारे मुल्क को इसी तरह हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। अभी जो रिसेंटली गेम्स हुई हैं टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स की, मैं आपको मिलवाना चाहूँगी। ये पाकिस्तानी वेट लिफ्टर हैं, इनका नाम है तला तालिब। तला तालिब जो हैं, इन्होंने 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था और 62 किलोज़ वाली कैटेगरी में इन्होंने टोटल 283 किलोज़ 18 की उम्र के अंदर, व्हेन ही वाज 18 ईयर्स ओल्ड, तब उठाए थे। ये गुजरांवाला के रिहायशी हैं। ये पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं 62 किलोज़ वाली कैटेगरी के अंदर, और इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर 5th पोजीशन हासिल करी। तला से बात करने से पहले मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि हम बहुत एज अ कंट्री बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है देखना, मगर और भी हमारे मुल्क में अमेजिंग किस्म के एथलीट्स हैं जिन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनको सराहना चाहिए, उनके एफर्ट्स को सराहना चाहिए, बिकॉज़ वो जाके इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जब जाते हैं, कम्पीट करते हैं, तो दे नीड टू नो कि उनका पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है, उनको चीयर ऑन कर रहा है, उनके लिए दुआ कर रहा है, और उनके लिए जो भी वो कर रहे हैं उनको उसके अंदर सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक कि इस इंडिपेंडेंस डे हमें ज़रूर ये करना चाहिए। खैर, इसी के साथ मैं आपको तलहा से मिलवाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं आप? मेरा आपसे पहला जो सवाल है वो है कि ओलंपिक्स की सतह के ऊपर पाकिस्तान की जब आपने नुमाइंदगी करी तो आपको कैसा महसूस हुआ? हाउ आर यू फीलिंग? दिल में क्या गुजर रहा था, ये सब बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि 45 साल बाद मैंने पाकिस्तान को वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर रिप्रेजेंट किया। 45 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है जब जिसके अंदर एक मुल्क ने कम्पीट नहीं किया, बट माशाल्लाह तलहा ने ये काम किया। तलहा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब वहाँ पर गए तो आपके ख्याल में जब आप दुनिया के बेहतरीन वेट लिफ्टर्स थे तो थोड़ा सा डर तो लगता है, घबराहट तो होती है, तो आपको कैसा लगा? जी, इनसे जिनके साथ मेरा ओलंपिक्स पे जो कंपटीशन हुआ था, इनसे मैंने 2 माह पहले ओलंपिक्स के एशियन चैम्पियनशिप पे भी कम्पीट किया था, तो इसलिए मैं इतना टेंस नहीं था, प्रेशराइज नहीं था, क्योंकि इनके साथ मैं पहले भी कम्पीट कर चुका था। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इनके साथ पहले कम्पीट कर चुके थे। मुझे ये बताएं कि जब आप वहाँ पर पहुँचे टोक्यो के अंदर तो पूरे मुकाबले की वाइब कैसी थी? बिकॉज टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर बहुत सारे उसके फ़ोटोग्राफ्स वायरल हुए, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को नज़र आई टोक्यो ओलंपिक्स से। आपके साथ कोई लोग थे, कोई आपके फेलो पाकिस्तानीज़ थे, या कोई और लोगों ने आपको सपोर्ट किया? कैसा लगा वहाँ पर? कोविड की वजह से शायकीन इतने नहीं थे, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया के लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने काफ़ी मेरा हौसला भी बढ़ाया, और जितने ऑफिशियल्स थे मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेरा हौसला बुलंद किया, तालियां बजाई, हर लिफ्ट के बाद उन्होंने नारे भी लगाए। अच्छा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये जानती हूँ कि इक्विपमेंट जो होती है किसी भी एथलीट के लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और जो इक्विपमेंट हमारे मुल्क में अवेलेबल होती है, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, नेसेसरली वो
उस पर्टिकुलर हर कंपटीशन के एक डिफरेंट वो होता है कि एक SOP होता है कि हमने ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट इस्तेमाल करनी है, उसके अंदर एथलीट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्या आपके लिए इक्विपमेंट की जानिब से जो आपके पास आलात थे कोई आपको डिफ़िकल्टी लगी? जो मेरे पास इक्विपमेंट था वो लोकल था, पाकिस्तान से मैंने ख़रीदा था, जो पाकिस्तान में बनता है। तो जितने मेरे कॉम्पिटिटर्स थे जो चाइना के थे स्पेशली, उनका जो उनके पास इक्विपमेंट है वो टोटली जो वेट कंपटीशन पे था सेम उन जैसा था। तो मेरे लिए ज़्यादा मसला था कि मैं लोकल इक्विपमेंट पे जाके तो उधर ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना, एक बिल्कुल जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है उस पर, तो उनके लिए इतना ख़ास कोई मसला नहीं था क्योंकि वो जिस वेट पे ट्रेनिंग करते आ रहे थे उसी पर उन्होंने कंपटीशन खेला था। वाह, और इसके बावजूद आपने फिर भी 5th पोजीशन हासिल करी। इसके लिए हम आपसे बहुत ज़्यादा नॉट ओनली आर वी प्राउड ऑफ यू बट बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हैं कि आपने हमारे मुल्क को इस ऐसी जगह पे compete किया और हमारा इतना यू मेड अस सो प्राउड। बहुत बहुत शुक्रिया इसका। तला, मुझे ये बताएं कि क्या हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अगले ओलंपिक्स के अंदर compete करेंगे और वहाँ से टाइटल लेकर आएंगे हमारे मुल्क के लिए? इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने मुझे मोटिवेट किया, बूस्ट अप किया, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2024 की जो ओलंपिक्स है पेरिस में हो रही है उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल आएगा। थैंक यू फॉर दैट। तला, मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान में आई नो कि लाइक वी सेड अभी इक्विपमेंट के बारे में बात हुई थी, इक्विपमेंट के सर्टन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात हुई थी। आपके ख़्याल में पाकिस्तान में टैलेंट को आगे लेकर जाने के लिए क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए? आप उनके लिए कोई एडवाइस है आपके पास जो कि आप आगे फ्यूचर एथलीट्स को देना चाहें? हर शहर के अंदर एक अकेडमी बने जिसके अंदर मुख्तलिफ खेले हों और बाहर से कोचेज़ आएँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अच्छा इक्विपमेंट हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हों, ताकि जितने जो हमारे स्पेशली यूथ है वो आगे फ्री ऑफ माइंड और फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग कर सके। एब्सोल्युटली, एंड आई रियली होप कि इस तरह हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया तला। हम लोग इस वक्त आपसे बातचीत जारी रखेंगे। नाजरीन, आई नो कि हम सब लोग तला से और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाबात जानना चाहते हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लोग तला से इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मीनवाइल मैं आपको याद कराती रहूँ कि दीज हैम्पर्स आर स्टिल इन प्ले, तो प्लीज़ आज के सवाल का ज़रूर कॉल करके जवाब दीजिए। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग इस वक्त बातचीत कर रहे हैं एक अमेजिंग किस्म के एथलीट के साथ जिनका नाम है तला तालिब। दिस यंग मैन हैज़ रिप्रेजेंटेड अस इन द ओलंपिक्स। इन्होंने हमारे मुल्क को जाके ओलंपिक्स की सतह के ऊपर रिप्रेजेंट किया है और वहाँ पर पोजीशन लेकर आए हैं। तला जो हैं गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं और तला ने मेरे ख़्याल में हम जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों का दिल बहुत जीता है। तला, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप क्या ऐसा समझते हैं कि आप जैसे और भी तला तालिब हैं जो कि एक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जाके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर पाकिस्तान को उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अभी तक नज़र नहीं आए? इंशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो हमारी यूथ है, जो यूथ चैम्पियन, जूनियर चैम्पियन है, उनके लिए इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन हूँ। तो वो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखेंगे और आगे आने वाले ओलंपिक्स 2024 के, 2028 के और 32 की, इन 3 ओलंपिक्स में जो हमारी यूथ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल हासिल करेगी। इंशाल्लाह, आई होप दैट हैपन्स ऑल्सो। मैं यहाँ पर एक छोटी सी इंटरजेक्शन देना चाहती हूँ कि तला ने ख़ुद बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत करके वो इस जगह पर पहुँचे, इस मकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया इतने बड़े कंपटीशन के अंदर। एंड आई होप कि हमारी जो यूथ है वो भी ये कर सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को किसी पॉजिटिव साइड के ऊपर मोटिवेट करें और हम लोगों को अपनी यूथ को मोटिवेट करना चाहिए कि वो कुछ बेहतर करें। तला, मुझे आप ये बताएं कि क्या आपके पास कोई मैसेज है, कोई पैगाम है जो कि आप देना चाहते हैं आने वाली नौजवान नस्ल को जो कि इस तरह आपकी तरह मेहनत करके जाना चाहें आगे? एक अच्छा वेट लिफ्टर बनने के लिए साल के 365 दिन ट्रेनिंग करना पड़ती है
और दिन रात ट्रेनिंग करना पड़ती है। और कोई भी वेट लिफ्टिंग के अलावा अगर आपने कोई फील्ड चूज़ करनी है तो आप वो कर लें, लेकिन वालिदैन की सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह जितने भी वालिदैन इस वक्त हमें देख रहे हैं जिनके बच्चे इसके अंदर इस फील्ड में किसी भी एथलेटिक फील्ड में आना चाहते हैं, आई होप कि उनके पेरेंट्स उनको बाकी में सपोर्ट करें। और जिस तरह तलहा ने कहा कि 365 दिन ही काम करना होता है, तो आई होप के सारे लोग करें। तलहा, जाते जाते मेरे पास एक आखिरी सवाल है, मैं आपसे वो ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? आज हम लोग यौम आज़ादी मना रहे हैं। आई नो कि 74 ईयर्स हो गए हमारे मुल्क को आए हुए, तो आपके लिए एज अ यंग मैन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग द कंट्री ऑन इंटरनेशनल लेवल्स, आपके लिए आज़ादी क्या मतलब रखती है? अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ़ रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और शजरकारी की जितनी भी मुहिम हो उन सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह हम लोग इस सारी की सारी चीज़ों के अंदर कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तलहा हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, मैं दोबारा से आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि हमें अपने जितने भी एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए, स्पेशली एथलीट्स जो कि उन स्पोर्ट्स के शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि मे बी नॉट द मोस्ट पॉपुलर वंस, बट फिर भी देखें कितना अच्छा लग रहा है कि अब तलहा यहाँ पर कर आए हैं। अरशद नदीम जैवलिन के अंदर और तलहा वेट लिफ्टिंग के अंदर, इन कैटेगरीज़ के अंदर इन लोगों ने इतनी आगे गए और अपने बलबूते पे गए। आई थिंक कि इनकी सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ एक्चुअली में ये वो सुपरस्टार्स हैं जो कि सारा साल इन्होंने मेहनत करी। जिस तरह भी तलहा बता रहे थे कि 365 दिन सारा साल वो मेहनत करते हैं इन ऑर्डर टू रीच देयर। तो आई थिंक कि हम सब लोगों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए एज ह्यूमन बींग्स। ऑल्सो जाने से पहले मैं ज़रूर ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस जश्न आज़ादी को हम लोग थोड़े से फ़र्क तरीके से मनाना चाहिए। तलहा ने भी ये बात कही, मैं पिछले पूरे हफ्ते ये बात कर रही थी। हम लोग झंडियाँ लेकर आते हैं कागज़ की, वो कागज़ जो हैं दरख्तों से कटते हैं, दरख्त कट के वो कागज़ बनते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस साल झंडियाँ लहराने के बजाय आप लोग अगर 20 झंडियाँ लेकर आते हैं तो 20 दरख्त उगाने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि हमारा एक माहौल बेहतर होगा। ये शजरकारी जिसकी बात इन्होंने करी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हमें एक बेहतर खूबसूरत पाकिस्तान देकर जाना चाहिए। तो हमें सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए। फ़िलहाल हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मेरे पास हैम्पर्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा और मुझसे हैम्पर्स लीजिएगा। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, मगर उनसे मिलवाने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ अपने अगले गिफ्ट हैम्पर के लिए। मुझे ये कॉल करके ज़रूर बताएं कि हमारे नेशनल एंथम में कितने अल्फाज हैं। हाउ मेनी वर्ड्स डज द पाकिस्तानी नेशनल एंथम हैव? अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं अपना अगला गिफ्ट हैम्पर आप लोगों के घर पर भिजवा दूँगी। इसी के साथ मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाना चाहती हूँ। इनका नाम है टीपू शरीफ। ये सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, एक्टर हैं और एनिमल लवर हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली देन दैट। एंड आई थिंक एनिमल लवर होने से ह्यूमैनिटी से भी आप प्यार करते हैं, ऐसे ही है? जानवरों से कम। वालेकुम सलाम, आज़ादी मुबारक। आपको भी आज़ादी मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जब हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि मेरे हिसाब से मैं एक पेरेंट हूँ, मेरी एक बेटी है, मैंने बचपन से उसको एक एनिमल, हमारे घर में वी ऑलवेज हैड डॉग्स, तो उसके पास हमेशा से एक कुत्ता जो कि उसका था, जो उसको ख्याल रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उसकी वजह ये है मेरे हिसाब से एज अ पेरेंट कि आप अपने बच्चों को सिखाते हो कि वो लाइक अ लिविंग बीइंग जो अपनी ज़रूरत नहीं ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकता लफ्ज़ों से, जो आप पे डिपेंडेंट है। आई फील लाइक उससे बहुत सारी ह्यूमैनिटी आती है, कंपैशन आता है, एम्पैथी आती है, एहसास ज़िम्मेदारी आता है, बहुत कुछ, और वो ट्रांसलेट करता है लेटर ऑन इन लाइफ एज एडल्ट्स। तो आपके ख्याल में हम लोग इस वक्त क्या कर सकते हैं? देखें,
मैंने अपनी भड़ास निकाल ली, सही है ना। आप लोगों ने मुझे यहाँ रोने धोने के लिए तो नहीं बुलाया, तो मैं जो एयर टाइम मुझे मिला है उसमें मैं कुछ काम की बातें करूँगा। बिल्कुल। आप लोग जो देख रहे हैं और जो जानवरों से घबराते हैं या नहीं घबराते, वो ये बातें समझ लें और सुन लें। देखें, कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने का, उनकी आबादी को कम रखने का सिर्फ एक जरिया है दुनिया में, और वो है उन्हें ऑपरेट कराना और उन्हें टीका लगाना। ऐसे ही है। आप नहीं करा सकते, आप हमारे जैसे लोगों को कांटेक्ट करें। हमारे जैसे 8-10 लोग शहर में ऑपरेट कर रहे हैं और पूरे मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं। यानी ऑपरेट का मतलब काम कर रहे हैं और फिर वो उनको लेके जाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें उनकी सर्जरी करते हैं और उन्हें वापस छोड़ देते हैं। उससे क्या होगा, एक साल में जिस जगह पे 32 कुत्ते पैदा होते थे, यानी एक खातून डॉग जो है वो 4 बार अगर बच्चे देती है साल में या 5 बार देती है, वो नहीं देगी तो वहाँ पे बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। तो आपको मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपको गुनाह कमाने की पड़ेगा, ना आपको जुल्म करना पड़ेगा। वो बेचारी अपनी ज़िंदगी गुजार के मर जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा आपको इतराज़ है और वो बहुत ख़तरनाक है, उसे किसी और जगह भी पहुँचा सकते हैं जहाँ पर वो उतनी ख़तरनाक ना हो। सही। तो ये है पहला पॉइंट। बाकी हम लोग बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे टीपू शरीफ मौजूद हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को किस तरह बेहतर इंसान बना सकते हैं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से जानना ये चाहती हूँ अपने अगले गिफ्ट हैम्पर के लिए कि आप मुझे कॉल करके ये ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में हमारे नेशनल एंथम का टन म्यूज़िक किसने प्रोड्यूस किया। सो प्लीज़ मुझे कॉल करके ये बताएं कि म्यूज़िक किसने प्रोड्यूस किया। सही जवाब देने पे मैं अगला गिफ्ट हैम्पर अपने अगले कॉलर को दे दूँगी। टीपू, मुझे ये बताएं, हम लोग बात कर रहे थे कि एनिमल्स को, उनकी पॉपुलेशन को, स्ट्रे एनिमल्स की कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली द वन वे टू डू इट इज़ कि आप उनको न्यूटर करा दें। ठीक है, न्यूटर हमने करा लिया, बट मुझे अभी भी ये लगता है कि हमारे दिलों के अंदर जो एम्पैथी होनी चाहिए जानवरों के लिए वो नहीं है, चाहे वो हमारे घर में पेट्स ही क्यों ना हो। मैं बहुत लोगों के घर में देखती हूँ कि शौक से वो जानवर आते हैं। कुछ लोग एग्जॉटिक एनिमल्स रख लेते हैं जिनको रखने का उनका कोई सीन नहीं है, रखना चाहिए ही नहीं। और कुछ ऐसी, मैं अब नाम नहीं ले सकती, मैं कुछ ऐसे लोगों ने भी रखा हुआ है विच इज़ एम्बैरेसिंग। 2 तरह से ये काम होगा जी, सीधी बात करता हूँ आपसे। 2 तरह से ये काम होगा। एक तरफ आप डर को ख़त्म करेंगे, दूसरी तरफ आप आबादी को कंट्रोल करेंगे। डर को ख़त्म करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उनसे इंट्रोड्यूस कराएं। जो एनिमल शेल्टर्स हैं जो कराची में ऑपरेट कर रहे हैं या पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को लेके जाएं, वहाँ पर उनके साथ वक्त गुजारें। जैसे ज़ू में हम बचपन में जाया करते थे तो हम देखते थे कि अच्छा ये जानवर हैं, ये इनकी लाइफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये नहीं कि शेर के मुंह में डाल दिया या पिंजरे में डाल दिया, बट मिलवाएं, दिखाएं। बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है। बच्चे शुरू से डरे हुए या शुरू से ईविल नहीं पैदा होते। माँ बाप की तरबियत उन्हें ऐसा बनाती है। खुदा के वास्ते ये नापाक हैं, फरिश्ते नहीं आते और ये वो ऐसी बातें जिनकी कोई बेस नहीं है। अगर आप मुझे बेस दिखा दें तो सबसे पहले मैं टीवी पे आके अपोलोजाइज करूंगा। मैंने रिसर्च की है इस पे। इन बातों के पीछे कोई जो है बुनियाद नहीं है। ये बस मुझे भी बताई जाती थी घर में, आपको भी बताई जाती हैं, फलाने को भी बताई जाती हैं, इसलिए हम बिलीव कर लेते हैं। रिसर्च करें। कुत्ता उन चंद जानवरों में से है जो बहुत ज़्यादा वफादार है इंसान के। बिल्कुल। और वो नहीं काटने के लिए आता। हमारा ओवरऑल रवैया है जो प्रॉब्लम है। ठीक है, आबादी कंट्रोल करनी है। मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको 10 ऐसे लोग बता दूंगा जो आपकी इस सूरत में हेल्प कर सकते हैं। वहाँ से हटाने में, वहाँ से लेके जाने में आपको मारने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर अपने बच्चों को ये बताएं, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो बहुत सख्त है। वहाँ पर आप माहौलियाती जंग हार रहे हैं। आपको एनवायरनमेंट से लड़ना नहीं है, उसके साथ चलना है। जिस हिसाब से आप दरख्त काट रहे हैं, जिस हिसाब से आप जानवर मार रहे हैं, उन सब की अल्लाह ताला ने दुनिया में एक पोजीशन रखी है, उन सब का एक किरदार है इस दुनिया में। अगर आप अपने आप को अशरफुल मखलूकात समझ के वो सब खत्म कर रहे हैं तो कल उनकी जगह पे काम कौन करेगा? और अगर उनकी जगह पे काम कोई नहीं करेगा तो कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन नेचर की तरफ से आएगा जिसे हम नहीं हैंडल कर सकेंगे। चाहे हमारे पास सेल फोन हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, सबमरीन्स हो, हम नहीं हैंडल कर सकेंगे। तो खुदा के वास्ते अभी रियलाइज़ कर लें, क्योंकि 10 साल बाद जो एनवायरनमेंट का चैलेंज आएगा उसमें जानवरों की, पौधों की, दरख्तों की आपको ज़रूरत होगी। आपको 10 अरब इंसानों की ज़रूरत उतनी नहीं होगी जितनी जानवरों की होगी। फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या चुनेंगे कि यार ये इंसान फारिग है, इसको मार दो?
ऐसा फिल्मों में देखा है हमने, बिल्कुल ये हो भी सकता है, हॉरिबल सिनेरियो ये हो भी सकता है। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान भी हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जवाद अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम जवाद। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद भाई 6 साल हो गए, कब आपकी सूरत देखने को मिलेगी? अच्छा आप, मैं इस्लामाबाद आऊंगा तो मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे। आप इस्लामाबाद में है ना? अच्छा, मैं जवाद भाई कराची में हूँ। अच्छा, आप कराची में हैं, राइट। मैं असल में आपको देख नहीं पा रहा। अच्छा, ये मैं स्काइप पे हूँ और ये, हाँ जी, मैं देख जवाद भाई टीपू बात कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल इधर है? वेरी नाइस यार। हाँ जी, मैं यहाँ पे हूँ। आप बताइए। गुड। जवाद, बस दुआएं यार, बिल्कुल ये हेलो हाय तो होती रहेगी, मगर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से इंडिपेंडेंस डे का क्या मकसद होता है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, इंडिपेंडेंस डे तो किसी भी मुल्क में जब मनाया जाता है तो वो एक ही वजह से मनाया जाता है कि जज्बाती तौर पे आपको फील होता है कि आप एक मुल्क में रहते हैं, आप उस मुल्क के अंदर पढ़ते हैं, फिर आप पलते बढ़ते हैं, आपका घर होता है वहाँ। वो सारा कुछ आपके साथ, जो एक इंसान के साथ जो लवाजमात लगे हुए हैं लाइफ में, उसकी वजह से एक जज्बाती ताल्लुक होता है अपनी जगह से, तो उसकी वजह से हम मनाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमें ये जब भी हम मनाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर जो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, और उनको करने का दोबारा हमें आदा करना चाहिए और वादा करना चाहिए अपने आप के साथ, बजाय ये कि हम सिर्फ कॉस्मेटिकली झंडियाँ लहराएं और गाने गाएं। हमें एक्चुअली कुछ करना भी पड़ेगा इस मुल्क के लिए, क्योंकि बहुत गुर्बत है यहाँ, और मैं समझता हूँ कि ये जो है हमारी तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट भी है, और इसके ऊपर काम होना चाहिए। गुर्बत जो है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में 20,000 मिनिमम वेज है इस वक्त पाकिस्तान में, सारे सूबों में, जो कि मैं नहीं समझता कि आज़ादी के बाद इन लोगों को कोई मुआशी आज़ादी मिली है, जो हमारे 85% लोग हैं जो कि बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे का मकसद होना चाहिए। आपको ये गाना लिखने के लिए आप किस तरह इंस्पायर हुए? देखिए, हमारी जो पार्टी है ना, उसका नाम है बराबरी पार्टी पाकिस्तान। हम इंसानों की बराबरी पे बिलीव करते हैं। एक तो उसमें अमीर गरीब का तो मामला है ही, उसके ऊपर तो बड़ा सदियों से काम हो रहा है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है जिसको हम कहते हैं मुआशी या समाजी बराबरी। तो उसमें जो 2-3 सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी आते हैं, वो एक माइनॉरिटीज़ हैं जिनको बराबरी मिलनी चाहिए किसी भी मुल्क में। इसी तरह जो एथनिक और रिलीजियस दोनों माइनॉरिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, जो छोटे सूबे होते हैं, छोटे इलाके होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है और उनको भी तरक्की याफ्ता बनाना। और तीसरा है जेंडर, मतलब औरतों के ऊपर जो पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि चाहे वो जायदाद हो, चाहे वो पढ़ने लिखने का मामला हो, चाहे वो काम करने का मामला हो, तो अभी तक बहुत ही गैर मुसावाती किस्म का एक समाज है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में, क्योंकि हम एक तीसरी दुनिया के मुल्क हैं, अगर हम अपना GDP देखें और पॉपुलेशन उनका रेशो देखें आपस में, तो हमारे बहुत यहाँ गुर्बत है। इसलिए यहाँ पे समाजी गुर्बत भी है, जिसे हम कहते हैं ना कि एक वो पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़ या पॉवर्टी ऑफ सोसाइटी, वो आपको सिर्फ पैसों से नहीं होती तोली जाती, बल्कि वो आपके वैल्यूज से भी तोली जाती है। हम देख रहे हैं कि अगर आपने औरतों को तरक्की याफ्ता नहीं बनाना इस मुल्क के अंदर, तो मुल्क भी तरक्की याफ्ता नहीं बनेगा। ये चाइना उसकी मिसाल है, वेस्ट के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं सारे, वो आपके सामने मिसाल है उसकी। तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता कि आप अपनी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन, यानी 52% वेमेन जो है पाकिस्तान की, आप उनको साइड लाइन कर दें और उनको मौके वो ना दें। अच्छा, लेकिन जब आप मौके देते हैं, अभी तो वो भी नहीं दिए, ये देने चाहिए। आज भी 56% बच्चे जो हैं जो स्कूल नहीं जाते, उनमें से 56% जो है वो लड़कियां हैं, मतलब उनकी उधर भी रेशो ज्यादा है। बिल्कुल तो, ऐसी बात है। अगर आपने खवातीन को मौके देना, तो फिर उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट भी चाहिए। इंशाल्लाह हम ये सब कर सिक्योरिटी भी देनी है। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे। मेरे पास टाइम का मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त हो गया जवाद और टीपू। जाते जाते अगर आप मुझे टीपू ये बताएंगे कि आपके लिए पाकिस्तानियत क्या है? व्हाट इज बीइंग अ पाकिस्तानी मीन टू यू? पाकिस्तानियत इंसाफ है। इंसाफ मिलेगा तो पाकिस्तान रहेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान ख़तरे में।
थैंक यू सो मच टीपू। जवाद, आपके लिए पाकिस्तानियत क्या है? मेरे लिए तो पाकिस्तानियत बराबरी है पूरी दुनिया में, बल्कि मैं चाहता हूँ इंसानी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए बर्ताव में, रियासत के आप लोगों के साथ जो भी है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए, क्योंकि ये इंसानी नशोनुमा के लिए ख़ानदानों की और इलाकों की, शहरों की और रियासत की पूरी नशोनुमा जो है उसके लिए ज़रूरी है। तो बराबरी मेरे लिए वो लफ्ज़ है, इसीलिए हमने पार्टी का नाम भी बराबरी रखा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जवाद। जाते जाते अगर आप और टीपू फ्रॉम द 2 डिफरेंट स्टूडियोज इकट्ठे अगर थोड़ा सा हमें तुमसे प्यार है गुनगुना दें। टीपू तो मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है और ये बड़े किशोर कुमार कॉन्शियस किस्म के आदमी है। मुझे बड़ी इनकी बात ये बड़ी अच्छी लगती है। आजकल ये जानवरों के साथ अपनी जो है एक बड़ी जबरदस्त इनके कंपैशनेट मूवमेंट है वो चला रहे हैं, तो बिल्कुल करते हैं। वो किशोर कुमार तो नहीं भी हो सकेगा, मेरा कहते नेशनल टीवी है, हमें तुमसे प्यार है, बेइत्तेफाक करते हैं आज। जी जी, तो मेरे साथ आप गाएं, अब अच्छा गा लेंगे मुझे पता है। तुम सुर्ख रूह होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ, पर तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। थैंक यू सो मच टीपू, थैंक यू सो मच जवाद, आप दोनों का हमें ज्वाइन करने का। इसी के साथ नाज़रीन हमारे शो का जो है इख्तिताम हो चुका है। मैं आपको टाइम पे जाने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे लिए जिस तरह टीपू ने बोला कि उनके लिए पाकिस्तानियत का मतलब इंसाफ है, जवाद ने बोला कि उनके लिए पाकिस्तानियत का मतलब बराबरी है, मेरे ख्याल से पाकिस्तानियत का मतलब ये सब कुछ है। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो पाकिस्तानियत का मतलब है वो है प्यार। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि हम एक इतने हॉस्पिटेबल नेशन है, हमारे बारे में ये दुनिया भर में मशहूर है कि हम लोगों से ज़्यादा मेहमान नवाजी में कोई आगे नहीं। और आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें अपने दिल खोलने चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी आइडेंटिटी है, यही मुल्क हमारी पहचान है। इसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो हमें ये बात हर वक्त अपने दिमाग में फोर फ्रंट पे रखनी चाहिए, सोचना चाहिए बार बार इस बारे में कि हम क्या कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। अर्लियर इन द शो परवीन आई थी, साद आए थे, उन्होंने भी एक बात, जो मेरे सारे के सारे मेहमानों ने एक बात कही कि जो आपकी कैपेसिटी में है, जो आप कर सकते हैं, आप ये ना सोचें कि मैं बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर सकता, मेरी ये हैसियत नहीं है। जो आपकी हैसियत है, जो आप अपनी हैसियत में रहकर कर सकते हैं कंफर्टेबली, आप प्लीज़ वो करें अपने मुल्क के लिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग अगर इकट्ठे बढ़ेंगे आगे तो फिर ही हम अपने मुल्क को कहीं पहुंचा सकते हैं, किसी अच्छी जगह पर पहुंचा सकते हैं अपने आने वाली नस्लों के लिए। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि इस इंडिपेंडेंस डे जब हम सब लोग इकट्ठे मिल के इसको सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोग अपने दिलों के साथ उसको सेलिब्रेट करें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम सब की जानिब से आपको बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मुबारक। आप लोग इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करें। प्लीज़ ये कोशिश करें कि याद रखें कि हमारा मुल्क और पूरी दुनिया एक्चुअली एक बहुत ख़तरनाक वबा से इस वक्त फ़ाइट कर रहे हैं, और इसके अंदर हमें ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें मास्क पहनना है, अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखना है ताकि ये वबा ना फैले और हमारे प्यारे मुल्क में ये और जाने ना ले। तो वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड आई होप कि आप सब लोग कल अपने इंडिपेंडेंस डे को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। हैव अ रियली गुड टाइम गाइज एंड एन्जॉय योरसेल्व्स। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।